Hello class 10 students. This is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो आज हम करेंगे टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशंस कि हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, पर उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब होता है. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं. पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स थे, अलग अलग टाइप्स थी जिसमें हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक थे. सो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. पॉलिनोमियल चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था इक्वेशन और कोई पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने बताया था कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है. तो इक्वेशन क्या होती है जहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है और कुछ राइट हैंड साइड होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस. ठीक है. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं जिसकी डिग्री जो होती थी 1 होती थी. डिग्री क्या होती थी, हाईएस्ट पावर. तो कोई भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी अगर डिग्री, उसकी अगर पावर 1 है मतलब हाईएस्ट पावर 1 है तो उस इक्वेशन को हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन. ठीक है. अब पॉलिनोमियल चैप्टर में तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल की बात की थी, सिर्फ एक्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास टू वेरिएबल्स. मतलब कि इस चैप्टर में हम देखेंगे दो वेरिएबल्स से बनने वाली इक्वेशंस को. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 5. ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है. लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, 1 है. तो पूरे इक्वेशन की जो पावर होगी, मतलब पूरे इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 ही रहेगी. तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री हमारे पास है 1. ठीक है. और वेरिएबल्स क्या हैं, दो हैं, एक है हमारे पास x, एक है हमारे पास y है. ये दोनों क्या हैं, ये है हमारे पास वेरिएबल्स हैं. ठीक है. इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन बना हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है. और वेरिएबल्स के साथ लगने वाला जो हमारे पास नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं. तो ये हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा. किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है. सिमिलरली ये जो 3 है ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है. तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, वही हमारे पास यहाँ पे अब काम आएगा. पहली बात कि आपको डिग्री पता होनी चाहिए. सेकंड थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं किसी इक्वेशन में. एंड थर्ड थिंग हमारे पास कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल के साथ जो लगने वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट. तो ये हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. मतलब कि पेयर की अगर बात की है तो इसका मतलब दो इक्वेशंस एट अ टाइम हम कंसीडर करेंगे. तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. सो अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका मतलब एट अ टाइम हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए. अब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक है मेरे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 5 और एक मेरे पास है 3x + 6y इज इक्वल टू 7. ये मेरे पास दो इक्वेशंस है. ये जो दो इक्वेशंस का जो कॉम्बिनेशन बना है ये मेरे पास हो जाएगा पेयर, पेयर ऑफ लीनियर, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों, लीनियर इक्वेशंस. और क्योंकि वेरिएबल्स दो हैं तो हम बोलेंगे इन टू वेरिएबल्स. ओके. अब हमारे पास यहाँ पे इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे होता है. नॉर्मल अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें, पॉलिनोमियल में चैप्टर में तो हमने देखा था कि उसका जनरल एक्सप्रेशन होता था ax + b इज इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पे अगर हम दो वेरिएबल की बात करें, टू वेरिएबल्स की बात करें, तो इधर लिख देती हूँ एक बार मैं कि यहाँ पे हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन क्या रहता है. जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0. जहाँ पे कि a क्या है, a हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट है, b मेरा क्या है, y का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है. ये होता है जनरल एक्सप्रेशन. और a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. वेयर a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते. एक टाइम पे अगर a 0 होगा तो b को 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए. b अगर 0 है तो a नॉन 0 होना चाहिए.
क्यों दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते? क्योंकि अगर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स भी खत्म हो जाएगा, वाई भी खत्म हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगी नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म सी रह जाएगी। इसलिए दोनों के दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि a1 b1 a2 b2 एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि x और y दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो फिर मतलब क्या बनेगा, और अगर एक टाइम पे एक कोई जीरो होगा तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल फॉर्म में बन जाती है। तो आई होप आपको इतना समझ आया अभी तक, जितना भी मैंने बताया ये सब हमारा रिविजन ही है, जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था उसी को यूज़ करके हमने चैप्टर का सिर्फ नाम समझाया अभी। अब हम देखेंगे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कहाँ से आई, क्या इसमें मतलब है। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है कि हम उस इक्वेशन में वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करें ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी वही है, हमने ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। ये वैल्यूज़ निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास मेथड्स क्या हैं इस चैप्टर में, एक हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक हमारे पास है एल्जेब्रिक मेथड। मतलब कि या तो आप आपका जो लीनियर इक्वेशंस हैं जो दोनों, उनको ग्राफ पे प्लॉट करके उधर से आप वैल्यूज़ निकाल लो एक्स और वाई की, या फिर आप एल्जेब्रा का हेल्प लेकर वहाँ से वैल्यू निकाल लो। अब एल्जेब्रिक मेथड में भी आपके पास ब्रॉडली टू मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, एक है आपके पास सब्सटीट्यूशन और एक है आपके पास एलिमिनेशन। तो आपके पास आपके सिलेबस में थ्री मैथड्स हैं, एक है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक है सब्सटीट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। तो पूरे चैप्टर में आपके पास ये तीन ही मेथड देखने हैं। इन तीनों मेथड से आपको देखना है कि आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, कि हम कैसे वैल्यूज एक्स और वाई की निकालते हैं ग्राफ की हेल्प से। सो अगर ग्राफिकली की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे थ्री सिनेरियोज बनते हैं, थ्री केसेस बनते हैं जब हम किसी दो इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। अब हमने ये जो प्लॉटिंग है ये तो प्रीवियस क्लासेस में भी समझी है कि प्लॉटिंग क्या होती है, हमारे पास कोई इक्वेशन दी होती है, उसमें हम एक्स और वाई की अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज़ लेते हैं और उसको फिर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ध्यान रखना, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, उसका जो ग्राफ बनता है हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का हमेशा पैराबोला बनता है, और क्यूबिक का हमारे पास कर्व फॉर्म में बनता है, कोई फिक्स नहीं है उसका शेप। तो लीनियर इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दूसरे की दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन्स जो हैं वो किस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्या सिनेरियोज बनेंगे, वही हमने यहाँ पे समझना है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, जो किसी एक पॉइंट पे जाकर आपस में टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों क्या कर रही है, इस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, इस लाइन में हमारे पास एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ होंगी ना, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स और वाई का। इस लाइन की बात करूँगी तब भी इस पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट होगा, वो जो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। मतलब कि इस कॉमन पॉइंट पे
इस कॉमन पॉइंट पे हमारे पास एक्स और वाई की सेम वैल्यू होगी। तो जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए सेम वैल्यू होगी, मतलब कि वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। दोनों इक्वेशंस में अगर आप वो वैल्यू को पुट करोगे तो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ आया? जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का केस, जिसमें कि हमारे पास ओनली वन कॉमन पॉइंट होता है। लिख देती हूँ वन, एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एक ही बार इंटरसेक्ट करती है लाइन, उसके बाद वापस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर सेकंड केस हमारे पास होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस हमने पढ़ी हैं, क्या होती हैं, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो कभी भी किसी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करती। तो ये लाइन जो है वो कभी भी मीट नहीं करती, इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सो नो कॉमन पॉइंट, कहीं पे जाके मीट कर ही नहीं रही। जब कहीं पे जाके मीट नहीं कर रही तो इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो चैप्टर है उसका मतलब क्या है कि दोनों जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, जो पेयर बनाया गया है, उसमें एक्स और वाई की हम क्या वैल्यू पुट करें जो दोनों इक्वेशंस के लिए सेम रहे। समझ आया? तो यहाँ पे तो हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो, क्योंकि ये आपस में कहीं भी मीट कर ही नहीं रहे। और थर्ड हमारे पास केस होता है कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? सामने पता चल रहा है एक के ऊपर दूसरी है, एक लाइन हमारे पास ये है और उसी के ऊपर दूसरी भी लाई कर रही है। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है तो जो ये सारे पॉइंट्स होंगे, जो दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं और पहली लाइन के पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ये वैल्यू पुट कर देंगे तब भी दोनों सेटिस्फाई कर देगी, ये वैल्यू पुट करेंगे तब भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे। तो मतलब कुछ भी पुट करेंगे इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस केस में क्या है, पैरेलल में हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं मिलती। और यहाँ पे हमारे पास मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही ऐसी वैल्यू है जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगी। सो आई होप ये समझ आया आपको। ये मैंने सिर्फ ब्रीफिंग दी है कि हमारे पास ग्राफ में थ्री केसेस बनते हैं, या तो लाइन एक बार आपस में कट करेगी, या कभी करेगी नहीं, पैरेलल लाइन होगी, या पूरी की पूरी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो उसके बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये हमारे पास थ्री केसेस बन गए। अब हमें क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को लेंगे कोई भी एग्जांपल्स की फॉर्म में और उसको एक्चुअली प्लॉट करके देखेंगे, वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि हमारे ग्राफ पे वो क्या बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है, पैरेलल बन रही है, या कोइंसिडेंट लाइंस बन रही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का केस, जिसमें कि हमारे पास एक ही कॉमन पॉइंट है और इसको मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। सो हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं, और इसमें से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे भी कोई निकाल लेते हैं। तो हम करेंगे 3x इज इक्वल टू 20, ये राइट हैंड साइड पे चला गया दोनों, माइनस 4y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे हम दोनों के लिए कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, इसको हम नंबर 1 कहते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। फॉर फर्स्ट एक्स और वाई की हम कुछ वैल्यूज़ लेंगे। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x भी मेरा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, x मेरा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो x मेरा क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमने 3 वैल्यूज़ ले ली फर्स्ट इक्वेशन के लिए। उसी तरह से सेकंड के लिए भी लेंगे, फॉर सेकंड एक्स वाई, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करेंगे तो x मेरा क्या आएगा, 4 आ जाएगा।
अब इस तरह के जहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर भी होता है, उसमें आपने कोशिश करनी है कि यह वैल्यू कुछ ऐसी पुट करें कि ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए डिनोमिनेटर से, पॉइंट्स में वैल्यू ना आए, ऐसा आपने कोशिश करनी है। ठीक है, अगर y की वैल्यू मैं 5 पुट करती हूँ, सो 5 4 ज़ा 20 एंड 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू मैं -1 पुट करती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 24/3, दैट इज 8। अब यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का 0 0 ही है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, सो 2 1 यहाँ पर। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -1 है, सो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। सेकेंड के लिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, सो ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 यहाँ पर। एंड x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। इसको भी अब ज्वाइन करेंगे, सो ये बन गया। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, 4,2 वाला। तो दोनों लाइन जो है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 4,2 पे। ये हमारे पास कॉमन पॉइंट हो जाएगा दोनों के लिए, ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, दोनों इक्वेशंस में जो पुट करोगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी। चाहो तो आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं, x और y की वैल्यू इसमें भी पुट करना और एक बार इसमें भी पुट करना, और देखना कि क्या आपके पास वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन का केस, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ सेकंड हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें कि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जो कि ओवरलैपिंग वाला केस था। अब इसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 9 - 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3y/2। सेम यहाँ पे इसके लिए भी करेंगे, 4x इज इक्वल टू 18 - 6y, x इज इक्वल टू 18 - 6y/4। इसमें से चाहो तो 2 को कॉमन भी ले सकते हो, तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी x इज इक्वल टू 9 - 3y/2। देखो ये दोनों के लिए ये जो वैल्यू आई है x की, यही सेम है, तो इसमें जब हम कुछ भी पुट करेंगे वो तो सारा सेम ही आएगा। तो अब एक बार इसमें टेबल बना लेते हैं, टेबल तो दोनों के लिए फिर सेम ही बनेगा, तो बना के एक बार देख लेते हैं। x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे, y की वैल्यू अगर -1 लेते हैं, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर 3 लेंगे, 0 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर -3 लेंगे, तो x मेरे पास 9 आ जाएगा। नाउ प्लॉट करेंगे हम। अब इसमें दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास टेबल सेम ही बना है, प्लॉट भी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लाइन एक के ऊपर दूसरी आएगी, तो कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। सो y की वैल्यू -1 थी, x की वैल्यू 6 थी। यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा। y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर आएगा। ये प्लॉट करने पे ऐसे लाइन बनेगी। अब ये दोनों के लिए सेम है, तो एक के ऊपर एक बनाकर भी दिखा देना चाहे, सेम ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस लाइन में जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स जब आप दोनों इक्वेशन से पुट करोगे, तो दोनों इक्वेशंस की जो तो दोनों इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ थर्ड केस हमारे पास क्या था, थर्ड केस हमारा है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस मतलब कि
कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब नो सॉल्यूशन। कुछ एक कॉमन होगा तभी तो दोनों इक्वेशंस में पुट करके हम सेटिस्फाई करेंगे, पर कहीं अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे भी हम इक्वेशंस बनाकर एक बार देख लेते हैं। एक्स x is equal to 4 minus 2y एंड यहाँ पे x is equal to 12 minus 4y/2, जिसमें से कि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x is equal to 6 minus 2y। अब फर्स्ट के लिए हम पहले x और y की कुछ वैल्यूज लेते हैं। y की वैल्यू 0 लेंगे, x 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 लेंगे, x 2 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 लेंगे तो x मेरा 0 आ जाएगा। सेम सेकंड के लिए बनाते हैं। y की वैल्यू 0 लेंगे, x मेरा 6 आएगा। y की वैल्यू 1 लेंगे, x मेरा 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 लेंगे सो x मेरा 2 आ जाएगा। सो नाउ इस पर भी प्लॉट करके देखते हैं एक बार। पहले फर्स्ट इक्वेशन की एक बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, x की वैल्यू 6 है, y 0 है। ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये भी ज्वाइन करने पे हमारे पास इस तरह से बन गया। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब इंटरसेक्ट नहीं करी तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बनता। सो आई होप ग्राफिकली जिस तरह से मैंने दिखाया आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारे ग्राफ बनते हैं। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, जिसमें कि हम अब जनरल इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। हमने जो जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें कि हमारे पास कोफिशिएंट्स थे ए, बी एंड सी, उन्हीं की हेल्प से भी हम उनकी रेशियोज़ को देखकर भी बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, पैरेलल बनेगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। सो ये उसका मैंने एक जिस्ट बनाया हुआ है, एक शॉर्ट बनाया हुआ है। अगर हमारे पास बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास होता है जिसमें कि हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बनता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। और अगर आप उनकी जनरल एक्सप्रेशंस को देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो कोफिशेंट होते हैं उसका अगर आप रेशियो दो, मतलब कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों के लिए अगर आप निकालोगे, तीनों टाइप्स के लिए पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन के लिए अगर आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो निकालोगे तो आप देखोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारे पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आता। तो अगर आपको अपने एक्सप्रेशंस को इस तरह से भी एक देखना है, इसकी हेल्प से भी आप बता सकते हो कि अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही रेशियो, इसका मतलब आपकी जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइन की या कोइंसाइडिंग लाइंस की, तो उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। इनकी भी दोनों इक्वेशंस के अगर आप कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालोगे तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइन का केस आएगा। तीनों इक्वल क्यों है, क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस तो सेम ही है, तभी पूरी की पूरी ओवरलैप कर रही है। दोनों इक्वेशन सेम है मतलब रेशियो तीनों का सेम ही आएगा, तो इसलिए कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो ये जो दोनों केस हैं जहाँ पे लाइन जो है वो या तो एक बार कट कर रही है या फिर पूरी तरह से ही ओवरलैप कर रही है, मतलब एटलीस्ट वन टाइम तो टच कर रही है ना, तो ये दोनों केसेस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस का केस, कि हमारी जो इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, क्योंकि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। वही अगर हम थर्ड केस की बात करें जहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, दोनों लाइंस जो है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा, तो उसकी जो रेशियो होती है वो क्या होती है, A1/A2
इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, जिसमें कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा। तो समझ लेना, जहाँ पे एक बार सॉल्यूशन आ रहा है या एक से ज़्यादा बार आ रहा है, वो दोनों केसेस क्या हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन के। जहाँ पे कोई भी इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, वो इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट, वो इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का केस है। अब इसको याद कैसे करना है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा, वो एक ही आपका केस है। ठीक है, तो नहीं आ रहा तो आगे आपको C1/C2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पे आप कह देना कि आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया तो अब आपके पास दो केस हैं, या तो कोइंसिडेंट लाइन होगी या पैरेलल होगी। इस केस में आपको C1/C2 को निकालना है। C1/C2 अगर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कंसिस्टेंट लाइन है। C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब पैरेलल लाइन्स है। अब याद कैसे करोगे? इंटरसेक्टिंग तो याद रह जाएगा वो, क्योंकि यूनिक सा है, जिसका आंसर भी यूनिक है और जिसका इक्वेशन का वैल्यू भी यूनिक बनता है, मतलब कि इक्वल नहीं होता। अब बात आती है कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन्स की। इसको समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे 3 पर्सन है, एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है। अगर तीनों इक्वल हैं, मतलब अगर तीनों लोगों की बात जो है वो सेम आ रही है, तो आप किसी सॉल्यूशंस पे पहुंच जाओगे ना। 3 लोग हैं, अगर 3 लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं और तीनों ही सेम तरह की बात कर रहे हैं, सेम थिंकिंग के लोग हैं, तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, मोर देन वन सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि तीनों लोग आपस में सेम बात कर रहे हैं। वहीं अगर पैरेलल लाइन्स वाला केस देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 लोग हैं, 2 लोग तो सेम बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन जो वो अलग बात कर रहा है। तो उससे क्या होगा, आपके पास कोई भी एक फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल आंसर मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों लोग तो सेम बात कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन्स है, मतलब नो सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का ये पूरा लेक्चर समझ आया अच्छे से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन का जो रेशियो मैंने बताया, ये क्या होता है, किस तरह से इसको याद करना है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस भी आप मिस ना कर पाएँ। और कोई भी अगर क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।